तमाम ये कम्बोज माल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन जी। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार। पवन जी के साथ खबरों का तमाम विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको जरा फटाफट बता देते हैं कि आज के मनी सेंट्रल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरों पर हम बातचीत करेंगे, किनका विश्लेषण होने वाला है, नजर डालते हैं। सबसे पहले ऑन द शो में सबसे पहले बात करेंगे क्या अगली बैठक में रेपो दर घटाएगा आरबीआई की पॉलिसी में फिर नहीं घटी है रेपो रेट, क्या कुछ इसके मायने हैं और क्या अगली पॉलिसी में दरें घटेंगी, इस पर होगी बातचीत। इसके अलावा आईटी सेक्टर्स में बढ़ेंगी फ्रेशर्स की भर्ती। बड़ा सवाल ये कि आईटी सेक्टर्स को लेकर काफ़ी लोग पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, क्या वाकई में ये एक अच्छी खबर है, डिटेल में होगी बातचीत। इसके साथ साथ आपको बताएंगे क्यों कम बिक रही हैं ईवी की कारें, इस पर भी होगी हम डिटेल में बातचीत। साथ ही साथ कफ सिरप एक्सपोर्ट की राह आसान, कफ सिरप को लेकर के नई अपडेट आई है और आपको इस पर हम करेंगे डिटेल में बातचीत। यूरोप को चीन ने कैसे दिया जवाब, यूरोप और चीन में किस तरह का ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है और उसमें क्या कुछ अपडेट्स आई हैं, इस पर होगी बातचीत। और आखिर में हवाई यात्रियों की संख्या कितनी बढ़ी है। एविएशन सेक्टर पर लगातार हमारी खास कवरेज लगातार जारी है और आज भी इसको लेकर के जो कुछ अपडेट्स है उसको लेकर के हम हाजिर होते हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक बार फिर से पॉलिसी दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। बुधवार को कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद आरबीआई गवर्नर की तरफ से घोषणा की गई कि रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रहेगी। पॉलिसी दरों पर रिजर्व बैंक की अब तक बीत चुकी 10 बैठकों में रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि बुधवार की पॉलिसी में एमपीसी के सभी सदस्यों ने भविष्य में नीतिगत दरों को लेकर के अपने स्टांस को न्यूट्रल करने के पक्ष में वोट दिया। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए महंगाई और ग्रोथ के अनुमान में भी किसी तरह का विशेष बदलाव नहीं किया। हालांकि सितंबर तिमाही के लिए ग्रोथ के अनुमान को 7.2% से घटा करके 7% कर दिया है। सितंबर तिमाही के लिए महंगाई के अनुमान को भी 4.4% से घटा करके 4.1% कर दिया गया है। सर, अगले क्वार्टर की तो बात बाद में होगी, लेकिन आज की जो बातें निकल करके आई आरबीआई गवर्नर की तरफ से, आप इसके मायने क्या कुछ निकाल रहे हैं, ख़ास तौर से ग्रोथ को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के कहा गया कि सितंबर में जो है अभी भी कंसर्न बना हुआ है और इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि शायद ये एक ऐसा कंसर्न है इसकी वजह से यूएस के दबाव में या यूएस में घट गई दरें, इसलिए जो है आरबीआई जो है दरें नहीं घटाएगा। हाँ विपुल, जो जैसे आज की मीटिंग से जो 2-3 चीज़ें जो जाहिर हुई हैं वो इस बात में सबसे ऊपर आप रखिए महंगाई को। यूएस में रेट कट के बावजूद अन्य जो परिस्थितियां हैं वो उस तरफ नहीं इशारा कर रही थी जहां पे रेट कट किए जाने का कोई संभावना बन रही थी। आप सारे एनालिस्ट को देखेंगे, एजेंसीज को देखेंगे तो सब ऐसे लग रहा था कि सबने जो एंटिसिपेट किया था अभी से 10-15 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले, वो सब मेरे ख्याल से इस भाव में आ गए थे पिछले 1 हफ्ते में कि इसमें रेट कट की गुंजाइश शायद आरबीआई के पास नहीं होगा। अगस्त के महंगाई के आंकड़े देख लीजिए, सितंबर के महंगाई के आंकड़े देख लीजिए, तो कहीं भी ऐसा कोई कंफर्ट नहीं हो रहा था जिसमें ये लगे कि आरबीआई को रेट कट आरबीआई कर देता। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के क्राइसिस सब कुछ वो भी मतलब सब वो दे ऑल आर लाइक लूमिंग लार्ज। तो ऐसी परिस्थितियों में आरबीआई के पास ज़्यादा एल्बो रूम अभी फिलहाल नहीं था और नहीं अगर रेट कट हुआ है तो उसमें से किसी को कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, ये एक्सपेक्टेड लाइन पे है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नीति निर्धारण में है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मार्केट ने उसको डिस्काउंट किया था कि नहीं किया था, मेरे ख्याल से शायद कर ही दिया था। बिल्कुल। तो जो नहीं हुआ तो उसमें से किसी को शॉक नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है। अब आपका जो सेकेंड पार्ट सवाल ये था कि आगे जो 2 महीने बाद जो एमपीसी आने वाला है उसमें कितनी संभावना इसकी बनती है। वो संभावनाएं आरबीआई ने बोलते हुए छोड़ दिया है। तो अभी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 2 महीनों में परिस्थितियां जिसमें इन्फ्लेशन डाउन हो जाए और बाकी जो सपोर्टिंग सर्कमस्टांसेस हैं वो सब थोड़ा ईज आउट हो जाए तो आरबीआई के पास इतना एल्बो रूम बनेगा कि रेट कट हो सकता है।
अभी यहाँ से बैठ के, लेकिन अभी 60 डेज बहुत होता है बहुत होता है। इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि शायद वो उतना स्कोप अभी है। जी, साथ ही साथ इतनी कोई बड़ी चिंता भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका के लिए ज़रूरी इसलिए हो गया था कि वहाँ पर ग्रोथ जो है वो कंप्रोमाइज़ होने लगी थी, इसलिए उनके लिए दरें घटाना जरूरी था। भारत में अभी भी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कंफर्टेबल जोन पे है, तो शायद आरबीआई के लिए वो उतना ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन को डाउन रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्रोथ तो आपकी आ ही रही है। हाँ, मतलब अमेरिका में ग्रोथ भी और अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह की वो सब प्रॉब्लम थी, तो उसको डील करना चाहते थे वो, तो उनको लगा कि ये एक तरीका हो सकता है। हमारे यहाँ देखिए, आप बहुत पहले के महंगाई दर को देखेंगे, जैसे हमारा अभी 4+2 -2 वाला जो रेंज है, उसमें उसी रेंज में अभी है। तो महंगाई ऐसी नहीं है जो कि बहुत चिंताजनक हालत में चली गई, जहाँ पे आपको पांव हाथ पटकने की ज़रूरत है, बेचैनी की ज़रूरत है, ऐसे स्टेप्स की ज़रूरत है जो कि अब लगेगा कि नहीं, अब कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। तो आहिस्ता आहिस्ता जितने आरबीआई के स्टेप्स हैं वो उसी मेजर से अगर काम चल जाए तो ठीक है, कोई ऐसा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बावजूद इसके अगर महंगाई दर डाउन होता है तो मैं ये समझता हूँ कि आरबीआई के पास एक हाथ हिलाने की जगह रहेगी और 2 महीने बाद शायद कटौती हो सकती है। तो 2 महीने बाद वेट करेगी आरबीआई या फिर 2025 का वेट करेगी? मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी 2 महीना टाइम है। हाँ, अभी ये देखिए अन्य परिस्थितियाँ समान रहती तो हमें भी लग रहा था, एक्चुअली 2 हफ्ते पहले हमें लग रहा था कि शायद हो जाएगा, अगर इन्होंने अमेरिकन मार्केट से क्यों लिया है तो हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। वो रिसीड कर गया, वो जो एक्सपेक्टेशन था पिछले 2 वीक में। ठीक, तो मैं ये समझता हूँ कि दिसंबर में शायद इनके पास रूम बनता हुआ दिखाई दे। हाँ। भारत में बने कफ सिरप की क्वालिटी को लेकर के विदेशों में उठे सवाल के बाद सरकार ने कफ सिरप एक्सपोर्ट से पहले उसकी ज़रूरी टेस्टिंग को लेकर के जो नियम लागू किया था उसे अब कुछ शर्तों के साथ वापस ले लिया है। अब उन देशों को कफ सिरप एक्सपोर्ट से पहले टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होगी जिनके ड्रग्स रेगुलेटर ने इंपोर्ट की मंजूरी दी हुई है। ऐसे देशों में अमेरिका, जापान, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन शामिल है। पिछले साल जाम्बिया और उज्बेकिस्तान में भारतीय कफ सिरप की क्वालिटी को लेकर के सवाल उठे थे, जिसके बाद सरकार ने टेस्टिंग को ज़रूरी कर दिया था। इस बीच खबर यह भी है कि सरकार की तरफ से कुछ फिक्स डोज कॉम्बो ड्रग्स के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है। कुछ महीने पहले भी सरकार ने कुछ कॉम्बो ड्रग्स पर रोक लगाई थी। सर, पहले तो कफ सिरप पर आते हैं और ये जो खबर है इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कफ सिरप को लेकर के और भारतीय दवाओं को लेकर के कई सारे सवाल बीच बीच में उठते रहे हैं, लेकिन अब जो इसमें थोड़ी ढील दी गई, इसके क्या मायने? इसमें विपुल ना, ये खबर समझने के लिए हमको बैकग्राउंड समझना पहले ज़रूरी होगा। कफ सिरप जो हमारा है उस पर गवर्नमेंट ने नया अब उसको अमेंड कर दिया, पिछले साल का आदेश था ये, जिसमें आपको कफ सिरप के लिए जो एक्सपोर्ट करते थे उसमें गवर्नमेंट का जो परमिशन है वो मैंडेटरी वो लेना पड़ता था, सर्टिफिकेट बेसिकली उसको बोलते हैं, सर्टिफिकेट लेना पड़ता था और वो सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ता था वहाँ, तभी उस एक्सपोर्टर का जो शिपमेंट है वो कबूल होता था। हो या इसके बैकग्राउंड में ये इसलिए करना पड़ता था, इसके पहले नहीं था, ये 2023 का नोटिफिकेशन है। ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ से जो दवाइयाँ सप्लाई एक्सपोर्ट हुई, जिसमें अफ्रीका का एक देश है गाम्बिया, वहाँ गया, उज्बेकिस्तान में लोगों की मौत हुई, अब गाम्बिया में ढेर सारे बच्चे मारे गए कफ सिरप पीने से, तो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी बहुत बदनामी हुई। वो कॉन्टेमिनेटेड ड्रग्स हैं या नकली ड्रग्स हैं, जो भी कह लीजिए आप उसको, लाइफ थ्रेटनिंग जो भी है आप उसको कोई और भी नाम दे सकते हैं। तो उसमें बड़ी थू-थू हुई भारत सरकार की और भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उसकी। इसमें एक बैकग्राउंड और आपको बैकग्राउंड के साथ एक इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ, अखबार में कहीं हम लोग देख नहीं सकेंगे इस खबर को, बट इस पर काफ़ी सरकार ने क्लेम डाउन किया और दर्जनों कंपनियां बंद हुई जो दवाइयां बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात कर रहा हूं मैं। दर्जनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कंपनियां बंद हुई जिनके ऊपर सरकार को भरोसा नहीं था, जो सरकार समझती थी कि ये कॉन्टेमिनेटेड ड्रग्स काफ़ी बना रहे हैं। ऐसे ढेर सारे बंद हुए, किसी दिन अखबार में खबर भी देख लेंगे आप। तो अब ये इससे क्या होगा, इसको उन्होंने अभी जो नोटिफिकेशन अभी आया है उसमें उन्होंने कहा कि जो देश ऐसा मैंडेटरी नहीं करते हैं जिसमें भारत सरकार से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत पड़ती है, उन देशों में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें यूएस है, सारे बड़े मार्केट हैं, उसमें जापान है, उसमें यूनाइटेड किंगडम है। तो सहूलियत ये होगी क्योंकि यहाँ बड़ा शिपमेंट जाता है अमेरिका वगैरह में, तो दिक्कत आ रही थी, एक्सपोर्टर्स लोग शिकायत कर रहे थे क्योंकि वहाँ के रेगुलेटर ने सवाल नहीं उठाए थे। जिन देशों में दुर्घटनाएं हुई वहाँ के रेगुलेटर ने इस पर सवाल उठाए थे।
तो जिन देशों को के रेगुलेटर को कोई आपत्ति नहीं है, जब तक वो ना डिमांड करे आपसे किसी तरह का कोई परमिशन का, तो आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से मैं अपनी बात बिल्कुल समझा बहुत पाया। अच्छा। मेरा सवाल ये है कि क्या इससे ये मान के चलें कि जो मॉनिटरिंग है क्या वो ढीली पड़ेगी इससे, या फिर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा मॉनिटरिंग पे? क्योंकि अब अगर आवश्यकता ही नहीं होगी मंजूरी की तो हो सकता है उस तरीके से चेकिंग ना हो, जब पहले दुर्घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं तो। नहीं, पहले भी दवाइयाँ सप्लाई होती है। हमसे ज़्यादा जो ड्रग रेगुलेटर है हमारे यहाँ, हमसे ज़्यादा ड्रग रेगुलेटर अमेरिका में टफ है। तो वो ऐसा ठीक। उसकी शर्तें इतनी ज़्यादा हैं कि आपको वो नौबत नहीं नहीं आएगी। ठीक है। लेकिन इससे प्रॉब्लम एक और हो रही थी कि हमारा एक तो हमारी इमेज खराब हो रही है, हमारा रेपुटेशन खराब हो रहा है, हम दवाइयों की सप्लाई बहुत करते हैं, उसमें फ़र्क पड़ रहा था। तो एक ना प्रोसेस जो कम्बरसम हो गया था, लंबा हो गया था, लेंदी हो गया था, इससे थोड़ा वो कम होगा, तो इससे एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा। ठीक, मैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और एक्सपोर्टर्स हैं उनको हाँ, फायदा होगा। सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सब फायदे में रहेंगे। सब फायदे में रहेंगे। सर ये कॉम्बो ड्रग्स वाली जरा खबर बताइए, वो समझ में नहीं आई कि मतलब आखिर हमारे दर्शक क्या समझे, उसके क्या मायने। देखिए क्या होता है, दवाइयों में एक कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, FDC बोलते हैं उसको। तो वो होता है क्या, जैसे फ़र्ज़ करिए कि आपको उल्टी भी हो रही है और आपको बुखार भी है, तो दोनों के लिए अलग अलग दवाई आपको लेनी पड़ेगी। जनरली ऐसा होता है। पर एक ऐसा टेबलेट आपको दिया जाएगा जिससे आपका उल्टी भी रुक जाए और बुखार भी ख़त्म हो जाए। तो वो एक ही ड्रग में दो या दो से ज़्यादा जो इंग्रेडिएंट मिलाते हैं उसको FDC FDC बोलते हैं। अभी हम ये अमेरिका में अलाउड नहीं है। दुनिया के कई और ऐसे देश हैं जहाँ पे ये गैरकानूनी है। इसका ये नेपाल जैसे देशों में भी अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ अलाउड है ये। हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसको बनाते भी हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, कोई उसमें लफड़ा नहीं है। लेकिन इसको इसको बैन करने की बात इसलिए चल रही है, कुछ ड्रग, सारे नहीं, कि इनकी जो एफिकेसी है, इसका जो एक है, मतलब इसका कोई थेराप्यूटिक रैशनल होना चाहिए कि आप कोई दवाई दे रहे हैं तो दवाई से मरीज का कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो वो ऐसी दवाइयाँ जो इसे कम्बिनेशन के से बनाई जा रही हैं, इसका मरीजों पे जब देखा गया, पूरी एक्सपर्ट कमेटी ने इसको इसके फाइन प्रिंट में गया, देखा कि इसके फ़ायदे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जांच किया, इन्वेस्टिगेशन किया, फिर निष्कर्ष पे पहुँचे कि एक सेट ऑफ मेडिसिन हैं, उसका फ़ायदा जो मरीज के ऊपर नहीं हो रहा है। और बल्कि वो उल्टी ठीक कर रही है ना सर दर्द, या दोनों, मतलब नहीं समझ, दोनों नहीं, मतलब इसको ऐसे समझिए कि एक ऐसी दवाई जो आपका उल्टी भी ठीक कर दे और सिर दर्द भी ठीक कर दे, बुखार भी ठीक कर दे, और ऐसे आपको बुखार की अलग दवाई लेनी पड़ेगी और उल्टी की अलग दवाई लेनी पड़ेगी, मतलब एक इस तरह से कम्बिनेशन में। नहीं, मेरा सवाल ये था कि मतलब फायदा नहीं पहुंचा रही थी, मतलब बीमारी नहीं ठीक कर रही थी, या किसी और संदर्भ में आप बोल रहे हैं? नहीं, बीमारी नहीं ठीक हो रहा था, मतलब आप है कि बीमारी में भी जो असर होना चाहिए मेडिसिन का, उस तरह का असर नहीं होता। उल्टा कई मेडिसिन के तो साइड इफेक्ट्स थे। तो इसलिए उसको बंद करना ऐसे मेडिसिन को फाइंडिंग्स के बाद ज़रूरी हो गया है। तो ये एक सेट आपने देखा कि अगस्त में जैसे 150 से ज़्यादा जो दवाइयाँ हैं उसको बंद किया भारत सरकार ने। अभी अब ये कुछ और सेट हैं। अब एक सेट मैं आपको बताता हूँ, अभी जब एक और रिपोर्ट आएगी तो दिसंबर में कुछ और दवाइयाँ बैन होंगी। अच्छा, तो अभी ये पहले भी बंद होता रहा, मतलब इसमें कोई नई बात ऐसी नहीं है। पर FDC जब नहीं असर उसका हो रहा है तो ऐसी दवाओं को बंद किया जाना चाहिए। सरकार के एक्सपर्ट कमेटी ऐसा मानते हैं। ठीक, बिल्कुल सही बात। इस बीच देश में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री अब सुस्त पड़ने लगी है। ऑटो डीलर्स के संगठन फाडा के आंकड़े बताते हैं कि सितंबर के दौरान देश भर में सिर्फ 5,874 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री हुई है। बिक्री में अगस्त के मुकाबले तो कमी आई है। सितंबर 2023 के मुकाबले भी बिक्री में 8% की कमी देखने को मिली है। सितंबर में लगातार 5वें महीने बिक्री में ये गिरावट दर्ज की गई है। सर, ये लगातार गिरावट जो देखने को मिल रही है, ये जो कम से कम सरकार का जो बहुत ज़्यादा एक एम्बिशियस प्लान है, उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। और क्या इसकी वजह क्या मानते हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना ये एक बड़ी वजह है कि अभी भारत में EV के लिए उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर से अगर आपको लंबी यात्रा करनी हो तो आपको पास चार्ज करने के लिए साधन थोड़े कम उपलब्ध हैं? क्या कारण मान रहे हैं? देखिए क्या है ना, एक तो थोड़ा एम्प्लीफाइड मार्केट है EV का। हम लोग नया है, इस वजह से भी जैसे जिस हिसाब से बिक्री होती है, एक तो ये फेम स्कीम में जो फेरबदल इन्होंने किया उसका असर मुझे लगता है कि शायद इस पे दिखा होगा। प्लस आप जैसे जो GST वैसे बहुत कम है EV पे, आपको पता ही है। तो मुझे लगता है कि जो
जो सरकार की पॉलिसी है ना ईवी पे, उसमें बहुत कॉन्फिडेंस शुरू में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक नएपन के चलते लोगों ने खरीदा, पर जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की या सरकार की जो पॉलिसी है, तो उसमें ना उसमें एक अनिश्चितता है, ये एक फ्लिप फ्लॉप सा है, या पूरी तरह से कंज्यूमर कोई भरोसा नहीं हो पा रहा है कि सरकार ईवी के लिए बहुत चिंतित है और कोई लॉन्ग टर्म संकट आ जाएगा तो उसका निदान कैसे करेगी, ये भरोसा नहीं हो पा रहा कस्टमर्स को, जो मुझे समझ में आता है। क्योंकि 2-3 महीने की गिरावट अगर रहती तो मुझे समझ में बात आ रही थी। एक 5वां-6वां महीना चल रहा है जब ईवी के लगातार कंटिन्यूस जब देख रहे हैं उसमें से डिक्लाइन है, तो ये 6 महीने से मतलब कोई संयोग 5-6 महीने तक नहीं चल सकता। इसका मतलब है कि आपको वो कहीं प्रॉब्लम है जो शायद हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो शायद उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक सर, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है, क्या समस्या सिर्फ सरकार और इंफ्रास्ट्रक्चर की है या फिर मैन्युफैक्चरर की तरफ से? क्योंकि कंज्यूमर को अभी हमने देखा ओला के मामले में बहुत सारी शिकायतें आई, 10,000 से ज़्यादा शिकायतें आई जो उनकी 2 व्हीलर गाड़ियाँ हैं उनको लेकर के। क्या आपको लगता है मैन्युफैक्चरर्स भी कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स को नहीं समझ पा रहे हैं, या जो कंफर्ट जोन उनको डीजल या पेट्रोल में मिल रहा है वो नहीं मिल पा रहा है ईवी में के अंदर? ये बात हो सकती है विपुल, लेकिन ऐसा केवल हम मान सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर और आसपास के लोगों से जो बात करते हैं उसके आधार पर। जो बात आपने कही मैं उससे मुतमईन हो सकता हूँ, लेकिन हमारे पास आप और हम जो बात कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई एम्पिरिकल डेटा नहीं है। पर इससे इंडस्ट्री में जब ऐसी शिकायतें होती, जैसे मान लीजिए कि ओला का एग्जांपल हम लोग देते हैं, जब ओला ने किया और जो इसका जैसे ये स्प्रेड आउट हो रहा है, इसका भी फर्क पड़ेगा, पर वो आगे पड़ेगा, आगे पड़ेगा। कम से कम इतनी तो बातें लोग करेंगे कि साहब ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सीरियस नहीं हैं। बिल्कुल, ये तो मैसेज जाएगा, बिल्कुल, और ये जब मैसेज आएगा तो मेरे ख्याल से डैमेज होगा, वो अभी बाकी है। वो अभी आना बाकी है। तो अभी तक तो ये नंबर्स हैं, पर आगे आने वाले समय में और जिस तरह की ये निगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है वो भी शायद हो सकता है कि ये अच्छी बात नहीं होगी, कम से कम ईवी मैन्युफैक्चरर्स के लिए। इस बीच यूरोपियन यूनियन की तरफ से चीन में बनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगाए जाने के बाद चीन ने भी अब जवाबी कदम उठाया है, और उठाते हुए यूरोप से इंपोर्ट होने वाली ब्रांडी पर इंपोर्ट टैक्स थोप दिया है। चीन ने ब्रांडी इंपोर्ट पर 39% तक का टैक्स लगाया है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन ने चीन से इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों पर 35% का टैक्स लगाने की घोषणा की थी। सर, ये ट्रेड वॉर कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? पहले यूरोप की तरफ से कदम उठाया गया, फिर चाइना की तरफ से। अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा था, अब यूरोप और चीन के बीच में भी ट्रेड वॉर की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ये क्या आइसोलेट हो रहा है चीन, या हो चुका है पहले से? आइसोलेट तो अभी हुआ है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए जो ट्रेड वॉर में जो अमेरिका की एंट्री है वो अभी हुई फ्रेश तरीके से, मतलब जिसमें बल्क में और वॉल्यूम में डिसीजंस लिए गए। अमेरिका के साथ कनाडा ने भी फैसला किया कि हम ड्यूटी बढ़ाएंगे। ये जो यूरोपियन यूनियन जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इन्होंने ड्यूटी बढ़ा दी, वो जैसे वो अलग अलग वेरिएंट्स पे वो 10% से लेकर 37% कर दिया। हो ये रहा है कि चीन की ढेर सारी गाड़ियां जा रही थी यूरोप को, और यूरोपियन यूनियन का कहना है कि साहब हमारे यहाँ तो ये डंपिंग हो रही है, हमारे जो अपने इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको समस्या आ रही है। ये मामला चल रहा है जुलाई से। जुलाई में इन्होंने डिसीजन लिया कि हम ऐसे करेंगे, और चाइना से जो ईवीज़ आ रही हैं उस पर हम ड्यूटी बढ़ाएंगे। पर उसको अभी इन्होंने अप्रूव किया अभी 3-4-5 दिन पहले। अब उस अप्रूवल में हो ये रहा है कि अब चाइना को लगा कि अब हमारे पास कोई दूसरा और चारा नहीं है, अगर रिटेलिएटरी मेजर्स नहीं लेंगे तो वो दिक्कत आएगी। उसमें देखिए जो वोटिंग कैसे हुआ, 10 जो यूरोपियन देश हैं उसने इनके चाइना के खिलाफ वोट किया, जो 5 देश हैं उन्होंने वोटिंग समर्थन में किया कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना चाहिए, और मेरे ख्याल से 12 देश हैं जो एब्सटेन करे वोटिंग से। अब इसमें फंसा कौन है? इसमें फंसा है फ्रांस। फ्रांस से, क्योंकि 99% जो ब्रांडी और कोन्याक जो हम लोग देखते हैं वो फ्रांस से आता है। इसमें फंसा है फ्रांस, उसमें फंसा है स्पेन। अब इसमें डर लग रहा है जर्मनी को कि जर्मनी की गाड़ियां बहुत आती हैं, तो जो हो गया वो तो हो गया, और जो होने वाला है वो ज़्यादा डराने वाली बात है। चाइना कह रहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम
हम डेयरी में भी ये फैसला ले सकते हैं टैरिफ बढ़ाने का। साथ ही साथ जो कारों का जो इंपोर्ट है हमारे यहाँ, बड़ी हैवी कारें हैं जिसमें जर्मनी एक बड़ा मैन्युफैक्चरर है, वो भी इसके लपेटे में आ सकता है। तो जो हो गया तो हो गया, इसके बाद आगे दिक्कत आएगी कार के क्षेत्र में और डेयरी सेगमेंट में। वो फैसला अभी होना बाकी है और मेरे ख्याल से चाइना का अगर यही मूड रहा तो दिसंबर तक वो भी फैसला आप देख लेंगे। अच्छा, हाँ, तो जो ट्रेड वॉर है, देखिए चाइना की हालत अभी उस शेर की तरह है जिससे सभी घबराए हुए हैं। सभी घबराए हुए हैं, तो लगता है कि थोड़ा बहुत अगर ये घायल हो जाए इसी में तो कल को थोड़ा और दबाने में इसको सहूलियत होगी। भारत को इसका कुछ फ़ायदा मिल सकता है क्या? अगर पर अब यूरोप अमेरिका सब मिल करके चाइना को किनारे ढकेल रहे हैं तो भारत को इसका फ़ायदा कुछ मिलेगा? भारत को फ़ायदा इस सेंस में मिलेगा, जैसे अभी मार्केट में भी देखा आपने कि यहाँ से जो विदेशी निवेश भाग के गए थे, फिर वो देखिए क्या है, चाइना ने जो भी स्टेप्स लिए, असली फ़र्क उसका पड़ेगा कि चाइना ने जो इकोनॉमी को संभालने के लिए स्टेप्स लिए, अभी 2 फेज़ में जो स्टिमुलस दिया, एक बार जैसे $200 बिलियन से ज़्यादा का, और दूसरा अभी करीब $30 बिलियन के आसपास है, यूएस डॉलर। इससे उनकी हालत नहीं सुधर रही है कि प्रॉपर्टी में सुधार नहीं आ रहा है, जहाँ पे लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, लोगों की सप्लाई पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बजाय कि कंजम्पशन बढ़ाएं। तो वो जो प्रॉब्लम उनकी चल रही, उससे हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा इस ट्रेड वॉर में सेंटिमेंट का फ़ायदा होगा कि मार्केट जब कोई इकोनॉमी ख़राब करेगी तो जनरली वहाँ से लोग पैसा निकाल के यहाँ पे लाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये वाला पक्ष में भारत थोड़ा फ़ायदे में रहेगा। चलिए, इसमें चीन की तरफ से अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए घोषित किए गए बेल आउट के बावजूद उसकी इकोनॉमी में सुस्ती बने रहने की ही आशंका है। विश्व बैंक ने अपने नए अनुमान में बताया है कि 2025 के दौरान चीन की ग्रोथ घट करके 4.3% पर आ सकती है। इस साल चीन की ग्रोथ 4.8% रहने का अनुमान है। सर, तस्वीरें अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं अब चीन को लेकर के, तमाम प्रयासों के बावजूद उत्साहजनक तस्वीर सामने निकल के क्यों नहीं आ रही है? नहीं, वही हम लोग बात कर रहे थे विपुल की, जो देखिए आप देखिएगा तो कोरोना के बाद इन्होंने बड़ा विशाल पैकेज इतने स्तर पे निकाला है। ये रिवाइव करना चाह रहे थे वो जहाँ पे सेंटिमेंट बहुत डाउन है। उन्होंने क्या किया कि जो ऑलरेडी मॉर्गेज उसका रेट कम कर दिया। जैसे कोई घर खरीदने के लिए, कोई चाइनीज़ अगर घर खरीदना चाहे तो आपको डाउन पेमेंट करना पड़ता था, उसको 15% कर दिया। तो इस तरह के और भी चीज़ें की है, लेकिन उससे इकोनॉमी में वो पंप नहीं हो रहा है जो एनर्जी आनी चाहिए, जो जिस हिसाब से तेज़ी आनी चाहिए, वो नहीं, उसका असर नहीं हो रहा, ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है। तो वो नहीं दिख रहा है। तो ये वर्ल्ड बैंक ने जो जिस ग्रोथ रेट की बात कर रहा है, अब चिंता का एक और विषय है कि क्या अगर चाइना ग्रोथ नहीं करेगा तो उसका फ़र्क किस किस पे पड़ेगा। देखिए वर्ल्ड बैंक के सेकेंड पार्ट वाले रिपोर्ट में वो भी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया को फ़र्क पड़ेगा, उसमें जो साउथ ईस्ट एशिया की और इकोनॉमीज़ हैं उस पर फ़र्क पड़ेगा, पैसिफिक एशिया के जितने देश हैं उस पर चाइना की अगर इकोनॉमी ख़राब करती है तो इसका फ़र्क पड़ेगा। तो ओवरऑल आप देखिएगा कि कहीं ये चाइना की जो इकोनॉमी ख़राब कर रही है वो स्प्रेड आउट होकर दूसरी जगह जाती है तो वो ज़्यादा लोगों को चपेटे में लेगी, ज़्यादा देश उसके सफ़र करेंगे। वो ज़्यादा चिंता की बात है। अभी फ़िलहाल जो है वो चाइना तो जो है वो है, पर उसका लेकिन यह है कि चाइना उस ग्रोथ रेट से जहाँ से वापस लौटा है वहाँ पे पहुँचने में बहुत साल लगेगा। अभी ऐसा नहीं, देखिए ग्रोथ रेट तो ऐसा है नहीं कि गए और चाबी लगाई और ताला खुल जाता है। लंबे समय से बहुत लंबा ग्रोथ रेट उन्होंने किया है। तो 4%, 4.3% भी मैं समझता हूँ कि उनके काम के लायक है। चलिए, इस बीच सितंबर के दौरान देश में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में जोरदार बढ़त देखने को मिली है। महीने भर में कुल 1.32 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा की और पिछले साल सितंबर के मुकाबले ये आंकड़ा 8% ज़्यादा है। तुलना अगर कोरोना काल से पहले वाले समय से की जाए तो 15% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी इकरा की रिपोर्ट कहती है कि इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान करीब 8 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा की, जो कि पिछले साल की तुलना में ये आंकड़ा करीब 6% ज़्यादा है। सर, ये आंकड़े क्या बता रहे हैं कि महंगे और तमाम एविएशन सेक्टर के में तमाम परेशानियों के बावजूद उड़ने वालों की संख्या तो कम नहीं हो रही है? ये राहत के नंबर हैं, ये क्या कुछ दर्शा रहे हैं? नहीं, अच्छे नंबर हैं विपुल। आप देखिए
इसमें अभी एयरलाइंस के पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं, तो वो क्या क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है कि आपके पास पैसा है, आप उसको स्पेंड कर रहे हैं, इकोनॉमी बेहतर चल रही है, आप इधर से उधर जा रहे हैं काम से, बिजनेस ट्रेवलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो सारा तो कुल मिलाकर ये एक अच्छे संकेत हैं। तभी इकरा की रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि जो पहले था कि एक साल में जो नुकसान का उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन था उसको डाउन किया, उसको अब डाउन करके लाए 2 से 3 हज़ार करोड़ के बीच में। और ये हालत तब है इस देश में जब आपके पास हवाई जहाज़ कंपनी जो चलाने वाली थी वो कंपनी पिछले 5 साल में 2 बंद हो चुकी हैं। स्पाइस जेट के एयरक्राफ्ट पिछले 5 साल में 78 से घट के 23 हो गए हैं। अभी अब अगले 2 महीने में 7 और जोड़ने की योजना है स्पाइस जेट की। तो उसके बावजूद फेयर थोड़े ऊपर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब आप देखेगा तो ग्रोथ ओवरऑल इकोनॉमी में जो एयरलाइंस का ग्रोथ है वो बहुत रोबस्ट ग्रोथ है, और ये एक अच्छे संकेत हैं। अच्छे संकेत। अच्छे संकेत। आगे आने वाले समय में भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर अभी ग्रोथ इस तरह की देखने को मिलती है? अभी तो देखिए, जो हमारे लिए चिंता का विषय केवल अभी मिडल ईस्ट ही है। अगर वहाँ पे तेल पे कोई फ़र्क पड़ेगा तो एटीएफ के प्राइसेस शूट अप करेंगे, तो वो ही एक एरिया है जो मैं थोड़ा जहाँ पे संशय है मुझे। पर बाकी कोई और जो जितने भी बाकी सपोर्टिंग फैक्ट्स हैं, जो और सर्कमस्टांसेस हैं, वो ये बताते हैं कि अभी ग्रोथ एयरलाइंस में हिंदुस्तान में, देखिए हम लोग 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट हैं पूरी दुनिया में। बिल्कुल। इस बीच करीब 2 साल तक सुस्त रहने के बाद अब आईटी सेक्टर में कैंपस हायरिंग बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कैंपस हायरिंग में 20 से 25% की बढ़ोतरी हो सकती है। आईटी कंपनियों की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिसिस के लिए फ्रेशर्स की हायरिंग की जा सकती है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा जैसी टॉप कंपनियों में ज़्यादा नियुक्ति होने की संभावना है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान टॉप की आईटी कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ने के बजाय 70,000 से ज़्यादा घट गई थी। लेकिन सर, क्या मान के चलें कि अब ये जो ग्रीन शू दिखाई दे रहे हैं उसको देखते हुए कि जो वर्स्ट इज़ ओवर कह सकते हैं आईटी कंपनियों के लिए फिलहाल के लिए? नहीं, वर्स्ट इज ओवर तो अगर नहीं भी है तो अपटिक है। आप अब जैसे मैं एसबीआई का एग्जांपल दूं, देखिए ज़्यादातर जो ये हायरिंग है ना आईटी के, ये ज़्यादातर आपको बैंकिंग में दिखेंगी, फाइनेंशियल सर्विसेज में दिखेगी, इंश्योरेंस कंपनी में दिखेगी। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, अभी 12,000 प्रोफेशनरी ऑफिसर्स इस बैकग्राउंड के चाहिए बैंक में, एसबीआई में, और कोई छोटा मोटा नंबर नहीं, 12,000 बहुत बड़ा नंबर। तो मैं और इस तरह से येस बैंक में, फॉर दैट मैटर येस बैंक में, दूसरे और जो अन्य कंपनियां हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट नई कंपनियों का मिला है, जो टीसीएस जैसी कंपनी हैं, जो और आईटी टेक महिंद्रा का नाम आप ले रहे थे। तो इन सब कंपनियों को लग रहा है कि धंधा बढ़िया है, बिजनेस मिल रहे हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, नए एरियाज में घुस रहे हैं। तो ये तो आप जो ये खबर सुना रहे हैं, तो ये खबर तो जाके जो मैनेजमेंट के स्कूलों के जो डायरेक्टर हैं उनको खबर सुनाई जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो सबसे ज़्यादा परेशान थे कि स्टूडेंट हमारे सेट नहीं हो रहे, हमारे स्टूडेंट बिक नहीं रहे, जिसको 50 लाख सैलरी मिलनी चाहिए वो 25 लाख पे नौकरी कर रहा है। मतलब टीसी ऐसी हालत थी कि टीसीएस 50,000 पे लोग हायर करने लग गए थे। आप सोचिए, टीसीएस जैसी रेपुटेड कंपनी, इन्फोसिस जैसी रेपुटेड कंपनी एक नया इंजीनियर रख रहा है, उसको साहब आप सैलरी क्या दे रहे हैं, तो 40,000 50,000। तो वहाँ से निकल के हम लोग इस स्थिति में आए हैं जहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है हायरिंग में, तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात है निश्चित रूप से आईटी सेक्टर के लिए। और बीच बीच में शेयर बाजार में भी रिकवरी देखने को मिलती है, लेकिन बाजार का सेंटिमेंट बिगड़ने की वजह से उस तरह की रिकवरी आईटी में फिलहाल नहीं देखने को मिल रही। अब टीसीएस के रिजल्ट्स आने वाले हैं, उस पर जो है उसके आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आगे चल करके आईटी शेयरों का किस तरीके का प्रदर्शन रहेगा, आईटी कंपनियों की स्थिति क्या बनती हुई दिखाई देगी और वहाँ पे क्या कुछ करना चाहिए। उसके लिए तो आपके लिए लगातार दिन भर हम कार्यक्रम लेकर के आते हैं, चाहे वो क्या बेचें क्या रखें हों, या फिर बीच बाजार हो, या फिर हेलो मनी नाइट हो। पवन जी, आज की चर्चा में आप जुड़े, आज के इस कार्यक्रम में तमाम खबरों का आपने विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए मनी सेंट्रल को यहाँ पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार मनी नाइन के साथ बने रहिए, अपने सुझाव और टिप्पणियाँ हमें भेजते रहिए। मुझको इजाज़त दे दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार।